स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तालिबान, अफीम, तस्करी, यूएस आर्मी, बाइडन, अमेरिका, ये शब्द दिमाग में आते हैं यदि मैं आपसे अफगानिस्तान का नाम लूं या अफगानिस्तान का जिक्र करूं। और दूसरी तरफ यदि यूक्रेन का जिक्र करा जाए तो दिमाग में क्या आता है? वॉर, यानी कि जंग, जेलेंस्की, पुतिन। क्या यूक्रेन और अफगानिस्तान में किसी तरह की समानता है? क्या यूक्रेन दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है? इस सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ चैनल है, यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म है जो कि IAS एस्पिरेंट्स को तैयारी करवाता है। हमारे कोर्सेज जो हैं स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा सराहे जाते हैं, क्योंकि यहां पर भारत की टॉप फैकल्टीज जो हैं वो आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सवाल आपके सामने है, क्या यूक्रेन दूसरा अफगानिस्तान बनने की तैयारी में है? क्या दोनों में कोई समानता है? प्रस्तुत करूंगा मैं। उससे पहले आप ये जान लें कि आपको इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप ये सारी PDFs जो मैं यूज करता हूं पढ़ाने के लिए, आप ये वहां से डाउनलोड कर सके और बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सके। तो चैनल का नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। यहां पर हम चर्चा करेंगे, हम चीजें देखेंगे कि अफगानिस्तान किस तरीके से बढ़ा, तालिबान का अफगानिस्तान में क्या रोल था और किस तरीके से अफगानिस्तान का टेक ओवर हुआ, और फिर उसको कोरिलेट करेंगे यूक्रेन से कोरिलेट किया जाएगा। आइए हम डिफरेंस देखें अफगानिस्तान और तालिबान में, कि अफगानिस्तान का नेटवर्क किस तरीके से एस्टैब्लिश हुआ। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने आप को आज की डेट में भी और पिछले कई दशकों से एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र के नाम से अपने आप को जानता है या कहता है। हालांकि ऐसा है नहीं। पावर रूल जो है वो अफगानिस्तान में बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रांग है। पावर हंग्री लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा करप्ट है। हर एक लीडर ने वहां पर आके खूब ज्यादा जनता का शोषण किया, करप्शन किया, जिस वजह से जनता वहां की गरीब रह गई। तो अफगानिस्तान के बारे में अगर देखा जाए कि वहां पे मिलिट्री और फाइनेंशियल एड जो है हमेशा से वेस्ट, यानी कि US, UK, जर्मनी, फ्रांस, नाटो देशों से आती रही। दिस वॉज द मेजर सोर्स ऑफ मनी फॉर अफगानिस्तान। उदाहरण के लिए आप ध्यान रखें कि $20 बिलियन का अगर अफगानिस्तान का खर्चा है हर चीज मिलाकर, तो $20 बिलियन की एड यानी कि डोनेशन, यानी कि चंदे के रूप में पैसा जो है वो वेस्ट से या नाटो देशों से आता था। ये तो अफगानिस्तान की प्रॉपर डिप्लोमेसी थी, और अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो सरकारें हैं, वो इस तरीके से चला करती थी। उसको यदि तालिबान के साथ कंपेयर किया जाए तो तालिबान के पास जो पैसा आता था वो अफीम की तस्करी से आता था। ट्रेड ऑफ इलीगल ड्रग्स इलीगल होते हैं, तो ड्रग्स उगाओ, ओपियम उगाओ, अफीम उगाओ, और वो पूरे देश में, आप सेंट्रल एशिया में ट्रेड करें, पूरे गोल्डन क्रेसेंट के एंगल पे ट्रेड करें, पाकिस्तान भेजे, हिंदुस्तान भेजे, ईरान भेजे, और मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे, सेंट्रल एशिया की तरफ भेजे। तो इलीगल ट्रेड, तस्करी होती थी, किडनैपिंग्स होती थी, ये सब, और पाकिस्तान से काफी एड आता था। ये पूरा का पूरा जो है इस तरीके से तालिबान का सोर्स ऑफ मनी था, और तालिबान की कमाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि तालिबान के सोर्सेज ऑफ मनी क्या है। बाय द वे, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ट्रिविया के लिए बता दूं, इस वक्त तालिबान की सरकार है अफगानिस्तान में, और वो सरकार भी फिस्कल डेफिसिट में है। तालिबान इज इन फिस्कल डेफिसिट। तो ये सोर्स ऑफ मनी है। दूसरा जो फर्क है अफगान सरकार में और तालिबानी सरकार में, वो है करप्शन का। करप्शन दोनों जगह है। एक जो है वो बोल के करता है कि हम करप्शन कर रहे हैं। यहां पे हाई करप्शन है, एलीट क्लास, यानी कि बड़े बड़े नेताओं के बीच में जो पावर हाउस होता है किसी भी देश का, वहां पर बहुत मैसिव करप्शन है, बहुत मैसिव शोषण होता है लोगों का। जो पैसा चंदे के रूप में आता है उसमें से भी खूब मोटा पैसा जो है वो खा लिया जाता है, डकार लिया जाता है नेताओं द्वारा, पॉलिटिकल क्लास द्वारा, जिसको हम बुर्जुआ भी कहते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास द्वारा जो है वो पैसा खा लिया जाता है। यानी कि वो पैसा लोगों के उत्थान के लिए खर्च नहीं किया जाता। और दूसरी तरफ तालिबान खैर करता इलीगल काम है, और वो जो करप्शन करता है वो करता है वेपन डीलर्स से।
वेपन डीलर्स यानी कि जो पैसा वो कमाता है उससे आर्म्स खरीदता है, आर्म्स, एम्युनिशंस, तमाम तरह के हथियार खरीदता है। एंड ट्राइब लीडर्स एक्सटेंसिवली प्रॉफिट करते हैं उससे। तो इस चीज के थ्रू करप्शन यहां भी है, करप्शन यहां भी है। तालिबान के अंदर कई सारे फैक्शंस हैं, सब सेक्ट हैं, सब ग्रुप्स हैं, जैसे कि हक्कानी नेटवर्क बहुत पॉपुलर वहां का जो है वो एक फैक्शन है तालिबान का, जिसने इस वक्त तालिबान में ही डिवाइड क्रिएट कर रखा है। हक्कानी नेटवर्क से पाकिस्तान भी परेशान है, जो कि तीसरा डिफरेंस है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो आपस में ही इनके होती रहती है। हक्कानी नेटवर्क है और याकूब नेटवर्क है। तो हक्कानी एक ग्रुप का नाम है, लोगों का सरनेम भी हक्कानी होता है। तो ट्राइबल फाइट अफगानिस्तान में अगर देखा जाए तो हर एक चौराहे पे एक नया ट्राइब मिलेगा। हर एक ट्राइब का एक लीडर होता है। जैसे तालिबान जब एडवांस कर रहा था पिछले साल काबुल की तरफ, तो वो हर ट्राइब के लीडर को खत्म करता हुआ वहां तक पहुंच रहा था, क्योंकि जब तक आप पुराने ट्राइब को खत्म नहीं करोगे या उन लीडर्स को रास्ते से नहीं हटाओगे तो आप खुद कभी उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। सो ट्राइबल फाइट विद इन वेरियस फैक्शंस ऑफ तालिबान, ये चीज चली आ रही थी। अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल क्लास की स्ट्रगल है वो प्राइमरीली दो लोगों के बीच थी। उसमें से हाल ही में जो वहां के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी साहब, वो थे, और उसके सिवा अब्दुल्ला जो उसकी रेस में थे। तो अब्दुल्ला का कांस्टेंट फोकस था कि गनी को पावर से हटाकर ये खुद जो है वहां के राष्ट्रपति बने। तो स्ट्रगल अमंग वेरियस फैक्शंस, स्पेशली दीज टू पीपल। तो इस तरीके से अफगानिस्तान और तालिबान में फर्क इसलिए बताया जा रहा है कि तालिबान का टेक ओवर अफगानिस्तान पे हुआ पिछले साल। उसकी पूरी टाइमलाइन में आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको यह क्लैरिटी हो जाए कि क्यों यूक्रेन भी उसी रास्ते पर चल रहा है। तो अफगानिस्तान सोवियत इन्वेजन के बाद एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने की कोशिश में था, वॉज लेस ऑफ अ स्टेट एंड मोर ऑफ अ वॉर मशीनरी। ये जो जंग है ये तकरीबन 10 साल चली, 1979 से लेके 1999 तक, 1979 टू 1989 तक सोवियत इन्वेजन हुआ, और यह तकरीबन 10 साल चला। 1989 में सोवियत के टूटने के बाद सोवियत ने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करा, एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मुजाहिदीन के साथ होता रहा। ये जो था ये एक कोल्ड वॉर का ही पार्ट था, जहां पे मुजाहिदीन, तालिबान का पहला नाम या तालिबान को नाम दिया गया था उस टाइम पे मुजाहिदीन, जिसे अमेरिका ने खड़ा करा था। अमेरिका वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन टेकिंग फॉरवर्ड मुजाहिदीन, कि मुजाहिदीन का बनाना या बनना जो है वो अमेरिका के हाथ में था। और अमेरिका ने मुजाहिदीन इसलिए बनाया क्योंकि रशिया अफगानिस्तान पे इन्वेड कर रहा था। तो एक कंट्री में दोनों सुपर पावर्स आपस में भिड़ रही थी, ये मुजाहिदीन के थ्रू, रशियन फोर्सेस के साथ। तो जब इन्होंने विड्रॉ करा, मुजाहिदीन रह गया, जो बाद में 1996 में ये तालिबान बन के काबुल की तरफ आया। 2001 यूएस नाटो इन्वेजन हुआ तालिबान के खिलाफ 9/11 सितंबर 2001 के बाद जो है ये चीज हुई, जब वहां पे ट्विन टावर्स क्रैश हुआ था। उसके बाद यूएस अफगानिस्तान में घुसा तालिबान को टेक ओवर करने के लिए, और ये जंग तकरीबन 20 साल चली, पिछले साल तक, जब यूएस ने वहां से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करा। तो तालिबान ऑफ वॉर एंड करप्शन, ये चीज चलती गई, कई सालों तक चली, 20 साल तक चली, और 2021 में यूएस ने विड्रॉ करा अफगानिस्तान से, तालिबान वहां पर वापस आ गया। तो इस तरीके से एक ब्रीफ हिस्ट्री जो है यहां पर दी गई है, जो कि हमें यह बताती है, यह दर्शाता है कि किस तरीके से तालिबान का ही रूल था, या तो यूएस का मिलिट्री रूल था या तालिबान का रूल था। तालिबान जो है वो यूएस की देन है, यूएस का खड़ा करा हुआ एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है, और यूएस को ही परेशान कर रहा है कि यूएस के ऊपर ही अटैक कर दिया उसने। इसमें बड़े कमाल की बात है दैट एपिक केस व्हेन अफगान प्रेसिडेंट रैन अवे, जब यूएस ने वकेट करा पिछले साल और तालिबान ने टेक ओवर करा, उतने में अशरफ गनी साहब वहां के मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके, लाखों करोड़ों डॉलर लेके वहां से भाग निकले, जनता को मरने के लिए छोड़ के। तो ही विद हिज पैलेस विद मिलियंस ऑफ डॉलर्स शोकेसिंग करप्शन एंड हैंडिंग ओवर अफगान पीपल इन द हैंड्स ऑफ तालिबान के हाथ में आप जनता को छोड़ के चल दिए। ये तो रियलिटी है। तो कहां हाई लेवल करप्शन है? बिल्कुल हाई लेवल करप्शन है। हाई लेवल जो है आप देख सकते हैं, अफगानी प्रेसिडेंट सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जनता के बारे में नहीं सोचते। तो काय की डेमोक्रेसी? किस बात की डेमोक्रेसी है? कैसा लोकतंत्र है ये? तो अब जो है दोनों के बीच में एक कंपैरिजन अगर बनाया जाए, यानी कि अफगानिस्तान के बीच और यूक्रेन के बीच, तो किस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें यहां पर पता चलती हैं, ये देखना लाजमी है, ये देखना बहुत जरूरी है।
अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हुआ पिछले साल, उसके पहले भी तालिबान को जन्म देने वाला अमेरिका था, यानी कि वेस्ट था। अफगानिस्तान जो है वो चलता था वेस्ट के डोनेशंस पे। उसी तरीके से यूक्रेन जो है वो आजाद हुआ 1991 में, या यूक्रेन एक अलग देश बनाया गया 1991 में सोवियत के टूटने के बाद। आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ यूएसएसआर यूक्रेन वॉज मेड, एंड बहुत और भी कंट्रीज बनी थी। ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे देश जो है इसी चीज के तहत बनाए गए थे। तो जब ये टूटा तो यूक्रेन को सपोर्ट मिला वेस्ट से, जिस तरीके से अफगानिस्तान को सपोर्ट मिला वेस्ट से, यूक्रेन को सपोर्ट मिला नाटो देशों से। तो जब नाटो देशों से इनको सपोर्ट मिला और 1991 में ये देश आजाद हुआ, तब से इनकी पावर स्ट्रगल शुरू हुई, यानी कि क्लेप्टोक्रेसी शुरू हुई। क्लेप्टोक्रेसी एक टर्म है, बड़ा अच्छा टर्म है, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। क्लेप्टोक्रेसी का मतलब है जो हाई पॉलिटिकल क्लास है, जो एलीट पॉलिटिकल क्लास है, यानी कि जो पावर हाउस होता है एक देश का, यदि वो महाकरप्ट हो तो उसको क्लेप्टोक्रेसी कहा जाता है। So securing independence from USSR, Russia also inheriting corrupt Russian style kleptocracy. रशिया भी इस चीज के लिए फेमस है। व्लादिमीर पुतिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी, प्लैनेट अर्थ का सबसे अमीर आदमी और सबसे ज्यादा करप्ट आदमी है, जो कि यूक्रेन ने इनहेरिट करा। 1991 से लेके आज तक यूक्रेनियन हर एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत ज्यादा करप्ट रह चुका है, तभी एक आदमी कभी भी पावर हाउस में नहीं रहा। मल्टीपल इलेक्शंस कोई नहीं जीता, क्योंकि हर आदमी करप्शन के लिए बदनाम है। 94 में यूक्रेन ने नाटो पार्टनरशिप फॉर पीस ज्वाइन करा। नाटो ज्वाइन नहीं करा, नाटो पार्टनरशिप फॉर पीस ज्वाइन करा। शांतिपूर्वक तरीके से नाटो के साथ हम एसोसिएट हुए। ये इस कंडीशन पे एसोसिएट हुए कि यूक्रेन जो है, या वेस्ट जो है, अमेरिका जो है, वो किसी भी तरीके से फोर्स यूज नहीं करेगा यूक्रेन में या यूक्रेन के थ्रू रशिया में, और ना ही रशिया कोशिश करेगा यूक्रेन में फोर्स यूज करने की। इसको बोला गया नाटो पार्टनरशिप फॉर पीस। तो सक्सेसिव करप्ट प्रेसिडेंट्स डिलीवरिंग स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ क्यों हुई? पार्टनरशिप फॉर पीस थी, डोनेशन पे ये कंट्री चलती थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम थी। तो इस वजह से यहां के प्रेसिडेंट्स जो है बहुत करप्ट रहे और ग्रोथ कभी इस देश की हो नहीं पाई। जिस देश में ग्रोथ नहीं होती है उस देश में क्राइम रेट, उस देश में टेररिज्म रेट, बाकी चीजों में दिमाग बहुत चलता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इसका एग्जाम्पल है भारत में। 1994 में ही बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन हुआ। यह किसके बीच में हुआ? रशिया, यूके एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी को आप रिस्पेक्ट करो, यूक्रेन की इंडिपेंडेंस को आप रिस्पेक्ट करो, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, एंड प्रॉमिस टू नॉट थ्रेटन और यूज फोर्स अगेंस्ट यूक्रेन। मतलब यूक्रेन में फोर्स यूज करके किसी का क्या भला हो रहा है? यूक्रेन में फोर्स यूज करोगे, यूक्रेन के थ्रू यूएस रशिया को अटैक करेगा, या रशिया जो है यूक्रेन के थ्रू वेस्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यह मुद्दा था। तो इयर्स ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल, बहुत साल तक पॉलिटिकल स्ट्रगल चलती रही। और आपको यह जानकर दिलचस्प लगेगा कि 2014 में क्रीमिया के एनेक्सेशन के पहले जो तब वहां के राष्ट्रपति थे यानुकोविच, वो देश छोड़ के भाग लिए। देश छोड़ के भाग लिए, रशिया भाग गए। यूक्रेन से बताइए, रशिया भाग गया। यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है रशिया भाग रहा है आफ्टर प्रोटेस्ट ओवर हिज एंटी यूरोप स्टांस। तो एंटी यूरोप जो प्लान्स थे, क्योंकि यूक्रेन जो था वो नाटो का सिंपथाइजर था, या नाटो उसका सिंपथाइजर था, तो उनको प्रो यूरोप होना बहुत लाजमी था या बहुत जरूरी था, क्योंकि उनकी जनता प्रो यूरोप थी। तो वहां पे जब वो एंटी यूरोप गए, अब एंटी यूरोप अगर हो तो आप प्रो रशिया हो, या तो आप प्रो यूएस हो, प्रो नाटो हो, या प्रो रशिया हो, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो वहां से वो निकल के रूस भाग गए। उसके बाद जो आदमी प्रेसिडेंट बना वो थे पेट्रो पोरोशेंको। पेट्रो पोरोशेंको ने 2019 तक पावर होल्ड करी, जब तक जेलेंस्की प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। रशिया एनेक्स्ड क्रीमिया 2014 में, 2019 में जेलेंस्की बने, जो आज तक राष्ट्रपति हैं। रशिया इन्वेड्स यूक्रेन इन 2022। 2022 में रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करा। तो रशिया का यूक्रेन का इन्वेजन उसको एनेक्स करने के पर्पज से था, और इसलिए भी था क्योंकि रशिया जो है वो ये नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो की तरफ चला जाए। अल्टीमेटली जो है हो ये रहा था कि यूक्रेन को प्रिपेयर करा जा रहा था नाटो देशों द्वारा रशिया के खिलाफ, जो कि रशिया को कहां बर्दाश्त होता? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो इतने सालों की स्ट्रगल जो है, 1994 से लेकर आज तक की स्ट्रगल, यूक्रेन की बात हो रही है, वहां पे इतना इंटरेस्ट अगर दिखाया जा रहा है। हर एक जंग जब होती है उसमें किसी ना किसी का फायदा होता है। यहां पर भी जो टर्म यूज करी जा रही है कि फायदा किसका?
तो एक तरफ तो फायदा आपको हमको पता है पूरी तरीके से, वो है अमेरिकन डिफेंस कंपनीज का, लॉकहीड मार्टिन, और उसके सिवा 3 और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी कमाए। यदि आपने $10,000 लास्ट ईयर किसी भी डिफेंस कंपनी में इन्वेस्ट करा होता, आज उसकी वैल्यू $90,000 प्लस होती, जो नैस्डैक पर लिस्टेड डिफेंस कंपनीज हैं अमेरिका में। तो अमेरिकन कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट मिले और जंग से उनका प्राइमरीली फायदा होता है, जो इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को या पार्टी फंड में। एंड डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएस बेनिफिटेड अलोंग विद करप्ट ऑफिशियल्स हु साइफन्ड ऑफ मनी। तो फायदा एक तो ये है जो कि नाटो देशों का भी है, वेस्ट का भी है, सबसे ज्यादा यूएस का फायदा है। इतने सालों की स्ट्रगल में फायदा एक प्राइमरीली ये था। तो यहां पे इन फाइटिंग हुई, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ, क्योंकि वॉर जो है वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस क्रिएट करता है। कुछ लोगों की जेबें भरती हैं, बाकी पूरी जनता मरती है। जो अफगानिस्तान में हुआ कि अफगानिस्तान का लीडर पैसा लेकर भाग गया, तालिबान ने टेक ओवर लिया, मरा कौन? लोग। यूक्रेन में कौन मर रहा है? जेलेंस्की तो फोटो शूट करवा रहा है जीक्यू का, जेलेंस्की तो बेयर ग्रिल्स के साथ इंटरव्यू कर रहा है, जेलेंस्की तो फीफा वर्ल्ड कप में आना चाहता था, जेलेंस्की डेविड लेटरमैन के शो में जा रहा है। आपको अगर ना पता हो आप नेटफ्लिक्स पे खोलकर देखिएगा। जेलेंस्की से ज्यादा बेशरम आदमी आपने दुनिया में नहीं देखा होगा, जो ये सारे काम कर रहा है। जब वहां की जनता अगर रशियन आर्मी के हाथों ना मरी तो ठंड में मर जाएगी, क्योंकि तेल नहीं है। तो एक फायदा तो यह है जो कि आप सब जानते हैं। दूसरा फायदा जो स्टेटमेंट कहीं देखने को नहीं मिला, जो स्टेटमेंट आप अगर आज भी सर्च कर लें, अगर मिल जाए तो मुझे भेज दीजिएगा, एक स्टेटमेंट जो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कुछ टाइम पहले दिया था, एग्जैक्ट डेट इसकी नहीं पता, वो स्टेटमेंट है ये: यूक्रेन को वॉर के लिए हमेशा से पिछले 8-9 सालों से वेस्ट प्रिपेयर कर रहा था, यूएस प्रिपेयर कर रहा था। यूक्रेन के पास एकदम से इतने आर्म्स और इतनी हिम्मत कैसे आ गई? वेस्ट के सपोर्ट से। और वेस्ट जो है वो यूक्रेन को तैयार कर रहा था, यानी अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक ना करता, अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक ना करता तो यूक्रेन को इतना तैयार कर दिया था कि वो रशिया पे अटैक कर दे। समझिए स्टेटमेंट क्या कहता है: वेस्ट वॉज प्रिपेयरिंग यूक्रेन फॉर वॉर एंड कोल्ड वॉर नेवर एंडेड। सन 1999 से लेकर आज तक कभी भी कोल्ड वॉर एंड नहीं हुई थी। हमेशा उसके आसपास वाले देशों को, रूस के आसपास वाले देशों को इस चीज के लिए तैयार करा जा रहा था कि आपको कभी ना कभी रूस पर अटैक करना होगा। और उसमें सबसे पहला देश जो सामने आया था वो था यूक्रेन। रशिया को यह बात पता थी, इसलिए रशिया ने पहले अटैक करा। रशिया ना करता तो वैसे भी वॉर होने वाली थी। सो द वॉर वॉज अ प्लान्ड गेम बाय बिग प्लेयर्स, एग्जैक्टली लाइक हाउ वेस्ट डिस्ट्रॉयड अफगानिस्तान। उसी तरीके से वेस्ट ने अफगानिस्तान को पैसा दिया, टेक ओवर करा, तालिबान को जन्म दिया, और आज की डेट में अफगानिस्तान में सफर कौन कर रहा है? वहां के लोग। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ वहां के लोग सफर कर रहे हैं। तो अब अगर यूक्रेन को वहीं से कंपेयर करा जाए तो यूक्रेन भी उसी रास्ते पे चला है। यूक्रेन को भी वेस्ट फंड कर रहा था, यूएस फंड कर रहा था। यूक्रेन भी जो है वॉर के लिए तैयार हो रहा था। आज यूक्रेन ही बर्बाद है। तो क्या यूक्रेन दूसरा अफगानिस्तान नहीं हुआ? क्या यूक्रेन दूसरा अफगानिस्तान नहीं हुआ? वो अलग बात है, वहां मुजाहिदीन था, यहां कोई और है। क्या दूसरा अफगानिस्तान नहीं हुआ? तो यूक्रेन ऑन अफगान वे, yes or no? Fighting an imported war from West has destroyed Ukraine. And like Afghanistan, corrupt Ukrainian kleptocracy will continue to erode Ukrainian resources for years. Corruption चलता रहेगा। जेलेंस्की को देख लीजिए आप, इन द नेम ऑफ फाइटिंग द इविल, यानी कि हम रशिया को फाइट कर रहे हैं, भगवान जाने कितना बड़ा इविल है। यूक्रेन हैज बीन टर्न्ड इनटू अ वॉर मशीन लाइक अफगानिस्तान, इट विल किल इट्स ओन पीपल। अपने ही लोगों को मारते हैं। लाइक अफगान पीपल, यूक्रेनियंस विल सफर द मोस्ट इन दिस वॉर। तो ये बिल्कुल रियलिटी है, ये सत्य है, ये सच्चाई है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए कि क्या यूक्रेन दूसरा अफगानिस्तान है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये चीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये कि क्या यूक्रेन दूसरा अफगानिस्तान है या नहीं है। इसी तरीके से हम पूरा कोर्स आपको टॉप फैकल्टीज मिलके फाउंडेशन 2024 के लिए कवर करवाएंगे। जितने भी सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी हैं जो 2024 या 2025 की तैयारी कर रहे हैं, हम आपके लिए कोर्स लाए हैं जिसे कहा गया है फाउंडेशन प्लस बैच। ये फाउंडेशन का बैच आपको 1000 घंटे की लाइव टीचिंग करवाएगा, जिसमें जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट्स, प्रीलिम्स के और मेंस के, इंक्लूडिंग एसे, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और प्रिपरेशन के साथ भी, प्रिपरेशन के बाद भी
मेंटर सर्विसेज आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगी एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि है 30,500 रुपए। तो पूरे टाइम तक आप लोग हम लोग आपको आपके साथ हैं, आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो जरूर हमारे इस इनिशिएटिव में जुड़े। तो ये चीज है, मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। आप जरूर इस कोर्स को सब्सक्राइब करें। न्यू ईयर एंड की सेल चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं, क्रिसमस का टाइम है, नए साल का टाइम है। इस वजह से सांघी लाइव कोड इस्तेमाल करने पे आपको यही बैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए का प्राप्त होगा। इट विल बी अवेलेबल ओनली फॉर 19,000 रुपीज। बैच की स्टार्टिंग डेट 2 जनवरी है, शाम 6 बजे। इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। मैं स्वयं इसमें इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और मेरी ही तरह बाकी सारी फैकल्टीज आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स कवर करवाएंगी। तो जरूर इस बैच को ज्वाइन करिएगा। कोड है सांघी लाइव, और टेलीग्राम हैंडल का नाम आप देख पा रहे हैं, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इस टेलीग्राम हैंडल पे आपको ये सारी पीडीएफ्स और अन्य तौर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक रास्ता देगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कीप वर्किंग हार्ड। मेहनत करते रहे। आपका दिन शुभ हो। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।